अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दौर में फ़िज़िक्स चेंज होने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा और आसान करके बनाया जाएगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। हम एक नई फ़ोर्स दरियाफ़्त करने के दहाने पर हैं। मैं आपको इस फोर्स के दरियाफ्त करने से पहले कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। डिमिट्री मेंडेलेव वो साइंसदान थे जिन्होंने हमें बताया कि एलिमेंट से मिलकर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की शक्ल में दर्ज किया। आज हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। अगर हम पानी के मॉलिक्यूल को ले लें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। अगर उसको छोटे लेवल पर ले जाएं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस नज़र आएगा एक एटम का। न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनता है। इस तरीके से हम नीचे से नीचे छोटे स्केल पर जाएंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल से आगे जाएं तो हमें स्टैंडर्ड मॉडल मिलता है पार्टिकल्स का। स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आप तख्ती प्लस स्टैंडर्ड मॉडल लिखकर उनको सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में कुछ बताना है। 18 पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारी पूरी कायनात मार्ज़े वजूद में आई। हर चीज़ इन 18 पार्टिकल से मिलकर बनती है। मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल बना कर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन्स पार्टिकल्स दो किस्म के होते हैं। हमारे पास क्वार्क्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बनाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास लेप्टॉन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और जिसमें न्यूट्रिनोज भी मौजूद हैं जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दाईं तरफ देखें तो हमारे पास बोसॉन्स भी हैं। गेज बोसॉन्स भी कहा जाता है। इन्हें फोर्स कैरियर कहा जाता है जो कि मैं अभी आपको तफसील में बताऊंगा। 4 हमारे पास गेज बोसॉन्स हैं और एक हमारे पास हिग्स बोसॉन है। तो टोटल हमारे पास 18 पार्टिकल्स हैं जिनसे सारी कायनात का मैटर बनता है, और जो फोर्सेस हमें, इंटरेक्शंस हमें नज़र आते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं। हम आज जानते हैं कि हमारी कायनात में 4 किस्म की फोर्सेस हैं। पहली फोर्स है ग्रेविटी की, जिसे न्यूटन ने एक फार्मूले के ज़रिए बताया और उसने कहा कि ये प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और उसको अगर डिवाइड किया जाए डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी के स्क्वायर से, तो मास की प्रॉपर्टी है ग्रेविटी। लेकिन आइंस्टाइन ने आकर कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि ये स्पेस टाइम का कर्वेचर है। ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है। तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को फोर्स मानने से इनकार कर दिया। फिर हमारे पास दूसरी फोर्स है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी काम करती है और इससे हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स एक्सप्लेन करते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में हम तक आती है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है, और हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिके और फिशन में इंटरेक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास 4 फोर्सेस हैं मेन फोर्स, और बाकी जितनी भी फोर्सेस आपको नज़र आती हैं, मसलन फ्रिक्शन की फोर्स है, वो अमर्जेंट फोर्सेस हैं, वो इनसे आगे अमर्जिंग फोर्सेस हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं 5वीं फोर्स की तरफ। हम 5वीं फोर्स को तलाश करने के लिए जा रहे हैं, और इस फोर्स को कैसे तलाश किया जा रहा है उससे पहले आपको फोर्स कैरियर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने आपको दिखाया था कि 4 हमारे पास गेज बोसॉन्स हैं। गेज बोसॉन्स की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे 2 बंदे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो 2 पार्टिकल्स हैं जो कि बैडमिंटन खेल रहे हैं और उनके बीच में गेज बोसॉन पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है। ये फोर्स कैरियर पार्टिकल है। तो जब ये 2 पार्टिकल्स के दरमियान एक्सचेंज होता है तो हमें फोर्स फील होती है, इंटरेक्शन फील होता है।
फोर्स का वर्ड अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इंटरेक्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है। मसलन अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान फोटोन एक कैरियर है, शटल कॉक बना हुआ है, एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। जो इंटरेक्शन होगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान ग्लूऑन एक्सचेंज बना हुआ है, एक्सचेंज कैरियर बना हुआ है, तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। कॉक्स हैं, दो कॉक्स हैं, उनके दरमियान ग्लूऑन अगर एक्सचेंज हो रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। अगर WZ बोसॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। अब आपका सवाल ये होगा कि ग्रेविटी, उसका फोर्स कैरियर कौन सा है? तो उसका फोर्स कैरियर अभी तक हमने दरियाफ्त नहीं किया, इसीलिए ग्रेविटी के फोर्स होने पर अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और पार्टिकल नज़र आएगा जिसे हिग्स बोसॉन कहा जाता है, और हिग्स बोसॉन के साथ फोर्स एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि हिग्स बोसॉन, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसको किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, ये चीज़ों को मैस देता है, पार्टिकल्स को मैस देता है। तो हिग्स बोसॉन के साथ फोर्स मौजूद नहीं है और ग्रेविटी का फोर्स कैरियर हमें मालूम नहीं है। अब अगर हम फिफ्थ फोर्स की तलाश की बात करते हैं तो फिफ्थ फोर्स को तलाश करने के लिए हमें या तो बहुत बड़े स्केल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आम फोर्स होती तो हमें फ़ौरन नज़र आ जाती, या तो वो कॉस्मोलॉजिकल स्केल्स पर एक्ट करती है, बहुत बड़े स्केल्स पर एक्ट करती है, इसलिए उसे हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए, या वो बहुत छोटे स्केल पर एक्ट करती है, इसलिए हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए। तो हम देख रहे हैं कि क्या वो पार्टिकल लेवल पर एग्जर्ट करती है अपने आप को, पार्टिकल लेवल के इंटरेक्शन है फिफ्थ फोर्स जो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए आज तक, या वो बहुत बड़े लेवल पर इंटरेक्शंस हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए। अगर वो आम इंटरेक्शंस होते हम उसे ज़रूर ऑब्ज़र्व कर पाते। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, और ज़्यादातर साइंसदानों का ये ख्याल है, कि ब्लैक मैटर फिफ्थ फोर्स। हम ये जानते हैं कि हमारी कायनात में सिर्फ 5% मैटर ऐसा है जो कि नॉर्मल मैटर है, जिसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे पूरी कायनात बनी हुई है। लेकिन इसी कायनात में तकरीबन 27% ब्लैक मैटर है जिसको हम इंटरेक्ट जिससे नहीं कर सकते। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम उसको जान सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम उससे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास डार्क एनर्जी है जो कि हमारी कायनात का तकरीबन 68 to 69% है, जिसके बारे में भी हमें सिर्फ इतना पता है कि वो हमारी कायनात को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। तो ब्लैक मैटर को भी कहा जाता है कि फिफ्थ फोर्स ब्लैक मैटर से भी हम तक आ सकती है। तो फिफ्थ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट, कामयाब एक्सपेरिमेंट किया गया, वो हंगरी के साइंसदानों ने किया, जिसमें डॉक्टर एटिला जे क्रैस थे, और उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट 2015 में नेचर के रिसाले में पब्लिश हुआ। नेचर एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड रिसाला है, पब्लिकेशंस उसमें बहुत रेप्यूटेड होती हैं। डॉक्टर साहब ने एक लिथियम का एटम लिया और उस पर प्रोटॉन को बम्बार्ड किया। अब प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में जाते थे, और वहाँ पर वो न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें एक एडिशनल प्रोटॉन है, अनस्टेबल होता था और कुछ देर के बाद वो न्यूक्लियस छोड़ देता था। लेकिन बहुत ऐसे एटम, कम एटम होते थे जिसमें लिथियम बेरिलियम में डिके कर जाता था। जब वो बेरिलियम में डिके करता था तो उसके साथ वो एक फोटॉन भी जनरेट करता था, और वो फोटॉन बहुत कम वक्त के लिए फोटॉन रहता था, और उसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पॉजिट्रॉन होता है, उसमें डिके कर जाता था। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि हमने एक प्रोटॉन बम्बार्ड किया लिथियम पर, और उसने बेरिलियम बनाया, और बेरिलियम के साथ एक फोटॉन आया जो कि डिके कर गया एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। अब हम ये जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि जो फोटॉन का मोमेंटम होगा वही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर का मोमेंटम होना चाहिए। यहाँ पर यह बात बता दूँ कि फोटॉन का मैस तो ज़ीरो होता है, लेकिन उसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं होता। इसे आपको रिलेटिविस्टिक स्टडीज़ में जाकर देखना पड़ेगा, और मैं कुछ वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो अब फोटॉन का मैस तो बहुत कम होता है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वेलोसिटी डालती है उसके मोमेंटम में। तो अब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं
उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो कम एंगल पर, छोटे एंगल पर डिस्पर्स करेंगे। अगर उनकी वेलोसिटी कम होती तो वो ज़्यादा एंगल पर डिस्पर्स करते, ऐसे ऐसे जाते। लेकिन क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, फोटॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आगे जब वो डिके करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तो उनका एंगल कम बनेगा। यही एंगल मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, और मोमेंटम दोनों का सेम होना चाहिए। जब हमने ये चीज़ बार बार की, चेन रिएक्शन में की, तो हमें कुछ जगह पर एबनॉर्मेलिटीज़ मिली। हमें ऐसे पार्टिकल्स मिले फोटॉन की जगह जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उनसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब डिके करते थे तो वो ज़्यादा एंगल पर, बहुत ज़्यादा एंगल पर डिके करते थे। अब फोटॉन तो वो हो नहीं सकते थे, इसलिए साइंसदानों ने उनका नाम रखा X17। X17 को जब एंगल ऑफ डिके और एनर्जी ऑफ कोलिजन के साथ मेजर किया गया तो वो जो पार्टिकल था X17 जिसके डिके में ज़्यादा एंगल आता था, वो एक इलेक्ट्रॉन से 34 गुना ज़्यादा मैसिव था, ज़्यादा मैस रखता था। और उसकी अगर आप एनर्जी देखें तो 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी मेजर की गई। अब ये एक ऐसा गेज बोसॉन था जिसकी एसोसिएटेड फोर्स हमें मालूम नहीं थी। अब आपने देखा कि हमारे पास 4 गेज बोसॉन थे, अब एक 5वां गेज बोसॉन आ रहा है जिसको X17 कहा जाता है, कैरियर है। लेकिन ये जब कैरियर एक्सचेंज होता है दो पार्टिकल्स के दरमियान तो कौन सा इंटरेक्शन फील होता है, उस फोर्स के बारे में हमें पता नहीं था। हमने दोबारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन की तरफ देखा। हम ये जानते हैं कि फर्मियंस की, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड टेबल में दिखाया थे, फर्मियंस की स्पिन हाफ होती है, जबकि बोसॉन्स जो होते हैं उनकी स्पिन या तो 0 होती है या 1 होती है। और हमारे पास जो गेज बोसॉन है इनकी स्पिन 1 होती है। तो इसका मतलब यह है कि बीच में से हिग्स निकल गया और गेज बोसॉन रह गया। इसी इंटरेक्शन की तरफ हम अब दोबारा आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास स्पिन को देखा जाए तो हमारे पास जो डिके हुआ एंगल पर, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन थे उनकी स्पिन हाफ हाफ थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फर्मियंस की स्पिन हाफ हाफ होती है। और अगर इस स्पिन को देखा जाए तो जिस चीज़ से वो डिके हुए, जिस पार्टिकल से वो डिके हुए, उसकी स्पिन 1 होगी। अब 1 स्पिन तो गेज बोसॉन की है। इसका मतलब ये है कि X17 अगेन एक गेज बोसॉन के हवाले से हमारे सामने आया। अगर X17 की स्पिन 1 है तो वो गेज बोसॉन है और गेज बोसॉन के साथ एक फोर्स अटैच होती है, लेकिन X17 के साथ कोई फोर्स अटैच नहीं थी। हमें मालूम नहीं है कि वो कौन सी फोर्स अटैच है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये फोर्स डार्क मैटर की तरफ इशारा करती है। क्या डार्क मैटर ऐसी फोर्स तो नहीं जो X17 से, उसके इंटरेक्शन से, उसके एक्सचेंज से सामने आती है। ये एक्सपेरिमेंट 2014-15 में किया गया, लेकिन उसके बाद 2019 में दोबारा रिपीट किया गया। और इस मरतबा हमने लिथियम यूज़ नहीं किया, बल्कि इस मरतबा हमने हीलियम का एटम यूज़ किया। बिल्कुल वही प्रोसीजर दोबारा अपनाया गया। और उसके बाद जब हमने देखा तो बीच में जब भी हम बम्बार्ड करते थे प्रोटॉन को हीलियम के न्यूक्लियस पर, तो वहाँ पर हमें फोटॉन मिलता था जो कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके करता था। लेकिन बहुत कम जगह पर हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता था जिसका एंगल ऑफ डिके बहुत ज़्यादा होता था, 115 डिग्री होता था। और फिर उस पार्टिकल का दोबारा मैस कैलकुलेट किया गया जो कि इलेक्ट्रॉन के 34 गुना ज़्यादा था, और उसकी एनर्जी जब कैलकुलेट की गई तो इस मरतबा उसकी एनर्जी आई 16.84। पिछली मरतबा हमने कितनी की थी? 17। इस मरतबा आई 16.84, बिल्कुल पास पास। तो दोबारा हीलियम के एटम में भी हमें X17 पार्टिकल नज़र आ रहा था। तो दोनों मरतबा ये हंगरी में एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन जब पीयर रिव्यू में गया यही एक्सपेरिमेंट और साइंसदानों ने मुख्तलिफ जगह पर दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें X17 पार्टिकल नहीं मिला, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट कंट्रोवर्शियल हुआ।
लेकिन अभी भी इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि इससे हमें एडिशनल फोर्स मिल सकती है। सन में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, लेकिन सन में भी हमें X17 पार्टिकल अभी तक नहीं मिला। इसीलिए X17 पार्टिकल एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो कि फिफ्थ फोर्स की तरफ हमें इशारा देता है। रिसेंटली फर्मी लैब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें अगेन हमें फिफ्थ फोर्स की तरफ इशारा मिलता है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर फिफ्थ फोर्स हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी फिज़िक्स की सारी किताबें बदल जाएंगी। नई किस्म की फ़िज़िक्स हमारे सामने आएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हमने पहले नहीं देखी। हम सिर्फ 4 फोर्सेस की कायनात में आज तक कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन एक एडिशनल फोर्स क्या क्या चेंजेस लाएगी ये हम अभी सोच नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।